हेलो साथियों, आप सभी का एसयू साइंस सर स्वागत है। और आज फिर आप सबके जुड़ चुके हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था फिजिक्स के बारे में, और आज जो है कि थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक ऑफ गैसेस के कुछ क्वेश्चंस होंगे बारे में, है ना। तो जैसा कि टीवी पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसे देख लेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉयल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर in inversely proportional to Boyle's law state that pressure is inversely proportional to। आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेंगे, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी और मास। आप क्वेश्चन देख सकते हैं ना, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। इसमें प्रेशर जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के जाता है। यहाँ की वॉल्यूम ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे हमारा बी करेक्ट है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा पी इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर्मूला इसका ऐसे बनेगा, P1 बराबर P2 भी। इसका भी ध्यान देंगे, है ना, इसका भी ध्यान देंगे। अभी इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। देख आप लोग यहाँ पे ना, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जिस बच्चे को क्वेश्चन ना समझ में आए वो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ इज वैलिड व्हेन। बायल का नियम, बायल्स लॉ लिखा है, बायल का नियम वैलिड व्हेन, कब वैलिड होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो बिल्कुल सही भाई, अभी हमने बोला था कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके होता है। यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाएगा भाई, कितना टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही है इसका टेम्परेचर। फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या होता है, प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो वॉल्यूम के हो जाता है इनवर्सली। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट यस नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ बायल्स लॉ। इक्वेशन मतलब कि समीकरण कह रहा है कि बायल लॉ का, बायल क्या पूछ रहा है, बायल्स का समीकरण, समीकरण इक्वेशन। समीकरण इक्वेशन कैसा है, तो आपको अभी बताया हूं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो टेम्परेचर तो ये सब हटा दीजिए, टेम्परेचर तो पी भी कांस्टेंट जो होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा P1। फॉर्मूला V1 बराबर P, फॉर्मूला ऐसे लिख। तो थर्ड क्वेश्चन जो तीसरा इक्वेशन ऑफ बायल्स था, बायल्स का जो इक्वेशन समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीवी बराबर कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ रिलेट। देखिए अभी बायल का आपने पढ़ा, अब किसके बारे आ गया, चार्ल्स का। चार्ल्स, तो चार्ल्स है वो किससे रिलेट कर रहा है भाई, चार्ल्स का नियम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो किससे है, चार्ल्स का बताएंगे। बायल के बाद से चार्ल्स का आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन ऑप्शन दिखता होगा ये, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी एंड टेम्परेचर। हमको बताना है, आंसर देना है किससे, तो आप जल्दी से जल्दी जवाब देंगे किसका, क्या वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी एंड टेम्परेचर हो जाएगा इसमें। और आप हमको ये भी बताएंगे, ये वाले क्वेश्चन में बायल में ने कहा कि जो प्रेशर होता है वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन किसका होता है ये हमें बताएंगे।
चार्ल्स लॉ में। तो क्वेश्चन देखिए और तुरंत आप एक सेकंड जवाब दीजिए हमको, ठीक है ना, और उसके बाद से हम बताएंगे। यहाँ पे v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है t के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t हो जाएगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बाई t बराबर कांस्टेंट। कैसे लिखेंगे? कांस्टेंट लिखा जाएगा, ऐसे कांस्टेंट लिखे भाई, और साथ में कांस्टेंट लिखने के साथ साथ का फार्मूला ऐसे लिखेंगे कि v1 बाई t1 बराबर v2 बाई t2, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें देख लेंगे कौन कौन, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो वॉल्यूम और कौन सा आ रहेगा भाई? टेम्परेचर। ये दिखता है क्या? यहाँ पे देखिए, आप सब देख, ठीक है ना, क्या है ना, इसको आप देख सकते हैं ना यहाँ पे। चलिए, हम लोग बायल्स में पढ़े थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, और चार्ल्स में हम लोग पढ़ लिए कि चार्ल्स में कौन सा, यहाँ पे पी का नाम नहीं लिया ना, तो प्रेशर कांस्टेंट, क्लियर है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। अब उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चार्ल्स लॉ कंडीशन, कंडीशन पूछ रहा है। चार्ल्स लॉ में कंडीशन अभी तो बताए हैं क्वेश्चन भाई कि चार्ल्स लॉ में कंडीशन, तो अब फॉर्मूला देख, चार्ल्स लॉ कंडीशन क्या है? तो चार्ल्स लॉ नियम है, चार्ल्स का नियम, तो कंडीशन क्या? प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर रहता है, तो टेम्परेचर बटा कांस्टेंट भी रहता है, पहले हटा दो, क्यों क्वेश्चन में हमने बायल में पढ़ लिया है। बायल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, ये होता है। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए आप लोग, क्या कांस्टेंट होता है? जल्दी, बिना लेट किए। जवाब तो मिला ही होगा भैया, आपको पता है कि v डायरेक्टली ठीक है, तो कौन प्रेशर कह देंगे, सर प्रेशर नहीं है तो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट है यानी कैसे v बाई टी बराबर कांस्टेंट। क्लियर होगा बच्चों, तो यस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाउट तो नहीं होगा, डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यस, चार्ल्स लॉ इक्वेशन, चार्ल्स का जो है नियम का समीकरण, चार्ल्स समीकरण क्या है? चार्ल्स समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है? तो v बाई टी बराबर कांस्टेंट, p बाई टी बराबर कांस्टेंट और पी भी बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं v बाई टी थोड़े दिन पहले बताया गया था, तो गलती होगा यहाँ पे। जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर तो है कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो तुरंत v बाई टी, v1 बाई t1 बराबर v2 बाई t2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहा है हमारा। और अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हो भाई, कमेंट में मैसेज डाल सकता है, पूछ सकता है, अब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के लुसेक लॉ रिलेटेड, बायल का हमने पढ़ा, बायल में कहा कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है ना, बायल में कौन? टेम्परेचर कांस्टेंट। अब हम उसके बाद पढ़े चार्ल्स में, चार्ल्स में हमने पढ़ा कि प्रेशर कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है, गे लुसेक में जो होता है कांस्टेंट क्या हो जाएगा भैया? तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। गे लुसेक में कौन सा हो जाएगा? तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब बाकी अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गे लुसेक लॉ रिलेटेड प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन डेंसिटी एंड मास। तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर जवाब हम लोग देखेंगे। चलिए 1 मिनट में देख लेंगे और उसके बाद से तुरंत आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो मैंने कहा वॉल्यूम यहाँ पे वो क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? T के। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के हो गया, तो हम लिखेंगे V बाई टी बराबर कांस्टेंट हो गया, V बाई टी बराबर कांस्टेंट हो गया। तो गे-लुसेक लॉ रिलेटेड किससे था? तो इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर था, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कहाँ है भैया? तो ऑप्शन नंबर बी विलबेकर, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो इसका V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। एक बार मिला लीजिएगा, यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे तो v कांस्टेंट है ना, तो v कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखिए हमने लिखवाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया कि v कांस्टेंट, जब v कांस्टेंट है तो ये, तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ रुका एक भाई, T1 बाई T1 बाई T2, प्रेशर और कौन है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑप्शन ए सही है। गैलूसेट में क्या हमने वैसे लिख रखा था, ठीक है ना, ध्यान यहाँ पे देते रहिए। बायल लॉ में, बायल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, और इसमें रिलेट किससे करेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें कहेंगे कि प्रेशर से करिए और वॉल्यूम से आप रिलेट। चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो रिलेट किससे करना भाई, प्रेशर जो कांस्टेंट है हटा दीजिए तो प्रेशर के बाद बचता क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर, रिलेट किससे, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और अब आता है हमारा क्या, गे लुसेक, गे लुसेक जो रिलेट्स कर रहा है वो किसे, पी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यानी पी और टी से, पी यानी कि जब वी आपको कांस्टेंट हो गया है, टी प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेट्स करें। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई देख लेते हैं, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गे लुसेक गे लुसेक कहा गया भैया, हाँ लॉ कंडीशन, गे लुसेक लॉ कंडीशन, तो हमने इस क्वेश्चन का जवाब आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है, तो आप जवाब देंगे इसका जल्दी। गे लुसेक, गे लुसेक लॉ कंडीशन क्या रखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, क्या सही है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप जवाब हमको, क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग, वी कांस्टेंट हो गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर अगर घटता है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, घटेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला हमने बायस में पढ़ा था कि इनवर्सली था ना वहां पे, तो याद रखिएगा जो इनवर्सली दे रहा है वहां पे इनवर्सली किसके था, डॉटी का, तो ध्यान देंगे हम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनवर्सली में क्या होता है, जो बढ़ेगा जस्ट अपोजिट उसका होगा इनवर्सली में, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसका आंसर कौन सा लग गया, वॉल्यूम, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एवोगैड्रो लॉ रिलेटेड, अब एवोगैड्रो आ गया, अब इस किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड डेंसिटी एंड मास। तो आप क्वेश्चन देख चुके हैं, तो क्वेश्चन को देखने के साथ इसका जवाब आप दे देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कौन किससे रिलेट्स कर रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। तो अब ये रिलेट्स किससे करता है, याद रखिएगा, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हो गया तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो गए, हटा दीजिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हटा दीजिए मास, हटा दीजिए, तो बचता है क्या, एक वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो यानी ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो n के होगा, फॉर्मूला क्या बनाएगा, v बाई एन बराबर कांस्टेंट बना लेगा, कांस्टेंट बना लेगा भाई, ठीक है ना, v बाई एन क्या बना लेगा, कांस्टेंट बना लेगा। तो आप लिखेंगे v1 बाई n1 बराबर v2 बाई n2, तरीके से फॉर्मूला भी बनेगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, तो अभी देखा गया कि हम लोग एवोगैड्रो लॉ इक्वेशन, एवोगैड्रो का जो है समीकरण इक्वेशन पूछ रखा है, तो समीकरण क्या होगा, तो समीकरण हमने थोड़ा देर पहले ही बना के दिखाया कि समीकरण इसका क्या बनेगा, ठीक है ना। तो समीकरण v बाई एन बराबर कांस्टेंट, जो कि करेक्ट हो जाएगा, समीकरण थोड़ी देर पहले ही हमने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राहम लॉ रिलेटेड, अब ग्राहम का आप पढ़ेंगे
ग्राहम लॉ इज रिलेटेड टू डिफ्यूजन टेम्परेचर डेंसिटी। बिल्कुल टेम्परेचर नहीं, प्रेशर नहीं, बच्चा कौन है वो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसका जो है करेक्ट जाएगा कि ग्राहम लॉ किससे रिलेट्स करता है, तो डिफ्यूजन से रिलेट्स करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट देख ये, चलो भैया तुम यहाँ, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू रखा है ना, तो जवाब देंगे हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि प्रोपोर्शनल है, तो रेट ऑफ जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, तो एम के, ठीक है ना, डिफ्यूजन के। ये हमारा होता है फॉर्मूला इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो आप लिखेंगे ऐसे R1/R2 बराबर अंडर रूट M2/M1। ये मोलर मास है, M जो है मोलर मास है और डेंसिटी बोल लेते हैं मोलर मास। ये देख सकते हैं आप, इसको पर देख सकते हैं किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आपको आ रही होगी तो आप बिल्कुल, है ना, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, फर्स्ट राइट, राइट ऑप्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर विल बी। देखिए वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज होगा तो प्रेशर कैसा होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस तो प्रेशर, इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है की बात कह रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज किस होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन का हम जवाब, आप जवाब देंगे पहले, है ना, ये क्या हो जाएगा। मैं कह रहा है कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज यानी कि घट रहा है, यानी कि बायल्स लॉ से आपने पढ़ा इनवर्सली की जो है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, वॉल्यूम के, ये पढ़ रखा है। मैंने अभी बताया वॉल्यूम अगर घट रहा है, इसमें वॉल्यूम अगर घटेगा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसे पी भी बराबर कांस्टेंट, ये सब भी लिख रहा हूं, इक्वेशन है ये, ठीक है ना, बॉयल इक्वेशन इसको बोलते हैं, बॉयल समीकरण, बॉयल समीकरण हिंदी में जानते रहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बॉयल समीकरण इसको बोलते हैं हम लोग, बॉयल इक्वेशन, ठीक है ना, वो ये है। अब ये देख लेंगे तो पी, यहाँ पे भी अगर घट रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, अब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये ध्यान रखेंगे, हाँ, इसमें प्रेशर अगर इसमें घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या होगा, विल बी इंक्रीज, इस माने पहला ऑप्शन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देख लो भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यस, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम विल बी, टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये पूछ रखा है, क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा और जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेंगे आप और जवाब दे देंगे, ठीक है ना, आप क्वेश्चन देख चुके होंगे, जवाब भी दे देंगे। देखिए तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, अब देखो बाबू हमने कहा था इनवर्सली होगा, अगर कहीं इनवर्सली का नाम आ गया तो जैसे ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल बायल में पढ़ा था आपने, तो V अगर घट रहा है तो P बढ़ रहा है ना, अब P घट रहा है तो V बढ़ रहा है इनवर्सली में, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, इसमें जाकर डायरेक्टली में अगर V बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा और T बढ़ रहा है तो V भी बढ़ेगा, बढ़ेगा माने कि ये सही दिख रहा है, देख लो, ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया, दिख रहा है, सब क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, क्वेश्चन को एकदम देखते रहेंगे और एकदम जवाब देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का जो है, दाब का मात्रक पूछ, दाब का मात्रक बताइए, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर दाब, प्रेशर कहेंगे आप, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, मान लो ये फोर्स अपॉन एरिया, ये आपने फॉर्मूला लिखा होगा दाब का, तो इससे तो हम अगर यूनिट निकालेंगे तो कहेंगे कि सर न्यूटन हो जाएगा, इसका फोर्स का, एरिया का तो मीटर होता है,
स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पास्कल हो जाता है। जूल किसका है? वर्क का यूनिट जो होता है वो जूल हो जाएगा। वॉट जो होता है वो किसका यूनिट होता है? पावर का। इसको बोलते हैं हम लोग कार्य, वर्क कार्य हिंदी में, ठीक है ना। और यहाँ पे पावर यानी कि शक्ति। नेक्स्ट कौन है? केल्विन। केल्विन जो होता है टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर यानी कि तापमान, इनमें होता तापमान, तापमान के यूनिट होता है केल्विन। क्लियर होगा आपको? SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ताप का मात्रक क्या होता है? पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यस, अभी आ गया हमारा फिर कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन गैस लॉ, है ना। गैस लॉ, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इन गैस लॉ। गैस लॉ में क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाती है? केल्विन है गैस लॉ में। सेल्सियस, फारेनहाइट जो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस आपने देखा होगा, सेल्सियस, सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट की भी बातें आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, ठीक है ना। सेल्सियस केल्विन में बदलना हो तो क्या होता है, तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो। यस, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा है पीवी बराबर एनआरटी। याद रखिए, पीवी बराबर एनआरटी। अगर यहाँ पे आर जो होता है ना, यहाँ पे आर क्या है? आर जो होता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर को, ठीक है ना। वी क्या है? प्रेशर है। वी क्या है? वॉल्यूम है। ये प्रेशर है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल है, इसको ध्यान रखेंगे। अब मोल, मोलों की संख्या। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, टी को टेम्परेचर बोलते हैं। टी बराबर एनआरटी कहीं है क्या? ये ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट है ना। ध्यान देंगे, आर क्या है? यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट, आर, आर इज गैस इक्वेशन। तो अभी हमने बोला था आर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है भैया। प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट तो वी होगा। डेंसिटी कांस्टेंट तो ये रो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो होता है आर, है ना। तो चलें आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आप होंगे, समझा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? यस, मोल इज यूनिट ऑफ, मोल जो है किसका मात्रक है? मोल। तो आपने देखा होगा मोल जो है का इसका यूनिट है। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हिंदी बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग तापमान, तापमान, ठीक है ना। प्रेशर मतलब होता है दाब, और डेंसिटी को बोलते हैं हम लोग घनत्व, ना, तो घनत्व बोलते हैं। तो इसका यूनिट पूछ रखा है कि मोल, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट जो होता है मोल हो जाता है। और टेम्परेचर का हमने बताया था कि केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर का क्या होगा? पास्कल हो जाएगा। और डेंसिटी घनत्व का मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यू फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है कि केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे तो अभी क्लियर होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, इक्वेशन, सॉरी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर कंटेन इक्वल। देखिए सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर
कांस्टेंट इक्वल नंबर ऑफ किसके होता है, तो मॉलिक्यूल्स के होता है, एटम्स के नहीं, आयन के नहीं और इलेक्ट्रॉन्स के भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट इक्वल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। ऑप्शन क्या इसका भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यस, जीरोथ लॉ आपने पढ़ा होगा, जीरोथ लॉ, ठीक है ना। जीरोथ लॉ डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम, प्रेशर इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसे देखा होगा आपने, यहाँ पे मैं दे रहा हूं ऐसे, जीरोथ लॉ ऐसे देखा होगा आपने, नाम लिखा हो ए बी सी, तो ये एक दूसरे के इससे बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इस तरीके से आपको पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ का नाम सुनिएगा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, न्यूटन लॉ और बायल का। तो आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम सुना होगा, कि ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ना कि ऊर्जा को ना तो हम लोग क्या करते हैं उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक फॉर्म से फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। वो था क्या भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या कर सकते हैं, ना तो हम लोग कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे किया जा सकता है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। के बाद से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन जो था, वो इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ का भाई थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का इक्वेशन जो है वो क्या है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू, है ना। जहां पे यह हीट होगा, एनर्जी एंड वर्क यहाँ पे लगा हुआ है, जो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट है। पीवी बराबर एनआरटी, जो आपने पढ़ा कि पीवी बराबर एनआरटी क्या हो जाएगा, तो आइडियल गैस, आइडियल गैस, है ना, आइडियल गैस, पीवी बराबर एनआरटी। बाकी यहाँ पे देख लेंगे कि वी बाई टी कह रहा है, वी बाई टी कॉन्स्टेंट, तो वी बाई कॉन्स्टेंट किसमें बेटा, तो आप लिखेंगे चार्ल्स, चार्ल्स, है ना, चार्ल्स लॉ आप पढ़ा ना, चार्ल्स लॉ। और कौन है, पी बाई टी कॉन्स्टेंट इसमें है, तो पी बाई कॉन्स्टेंट कौन है, के लुसैक, के लुसैक, लुसैक, है ना, इसका भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट लॉ किस पे, ये फर्स्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, यस, इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन, इंटरनल एनर्जी हमेशा डिपेंड किस पे होता है, तो टेम्परेचर पे होता है। फिलहाल आप देख सकते टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड क्या है भैया, प्रेशर और डेंसिटी। मैंने बोला है कि इंटरनल एनर्जी जो होगा, वो इंटरनल एनर्जी जिसको यू से डिनोट करेंगे, वो डिपेंड किस पे करेगा, तो टेम्परेचर पे डिनोट करेगा। किस पे डिपेंड रहेगा, सॉरी डिपेंड किस पे, इंटरनल एनर्जी, तो टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, यस, अब आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस मींस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है ना, उसको हमको बताना है। इसमें क्या होता है, नो हीट ट्रांसफर, इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, वो कहलाता है एडियाबैटिक। इसमें हीट का ट्रांसफर ना हो, वो कहलाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर नहीं और वॉल्यूम नहीं, और इस सब का कहलाता है बाबू, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलो आप लोग पहले बताएंगे सब लोग, कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसको आइसोबेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक,
ठीक है ना, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए एडियाबैटिक में नो हीट ट्रांसफर, जहां पे कांस्टेंट प्रेशर होगा उसको आइसोबेरिक बोलते हैं हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है ना। और वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, और थर्मल क्या होगा, ये कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर, वहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना, क्लियर होगा। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यस, आइसोथर्मल की बात कहे थे। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस होता क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, वो आइसोथर्मल कहलाता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मींस टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और प्रेशर कांस्टेंट कब होगा बेटा, प्रेशर, तो उसको बोलते हैं आइसोबेरिक बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हूं आइसोबेरिक बोलते हैं। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया उसको क्या कहेंगे, तो आइसोकोरिक कहेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यस, नेक्स्ट आइसोबेरिक की बात आ गई है। आइसोबेरिक की बात आ गई है तो जवाब आप दे दीजिए तुरंत। यहाँ पे आइसोबेरिक में क्या होगा, तो जवाब देख लेंगे ना तुरंत। आइसोबेरिक में क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बताए हैं। आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर में आइसोथर्मल के लिए आइसोथर्मल, ठीक है ना, और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, आइसोकोरिक, ठीक है ना, आइसोकोरिक। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, आइसोकोरिक के लिए अभी थोड़ी देर पहले बता दिए हैं कौन सा कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर किस में होगा, प्रेशर किस में होगा भाई, आइसोबेरिक में। थर्मल कांस्टेंट किस, टेम्परेचर किस में होगा, आइसोथर्मल। और इसका आंसर है आइसोकोरिक किस में होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लो भाई, कैरनॉट इंजन की बातें करते हैं। कैरनॉट इंजन इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब किसी की क्षमता बताना होता है। कैरनॉट इंजन इफिशियंसी डिपेंड ऑन, टेम्परेचर पे होता है, प्रेशर पे होता है, वॉल्यूम पे होता है, और डेंसिटी हो जाता है। देखिए किस इफिशियंसी हमारी पूछ रखी यहाँ पे, लेकिन पूछ रखी कैरनॉट इंजन की जो इफिशियंसी है वो डिपेंड करता है। तो कैरनॉट इंजन का इफिशियंसी क्षमता जो है इस पे डिपेंड करता है, ये पूछ रखा है क्वेश्चन। देख सकते हैं क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, और जल्दी से बता देंगे कि किस पे डिपेंड करता है, वो हम अब देखना चाहते हैं, ठीक है ना। जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे। तो ऑप्शन किस पे, टेम्परेचर पे, है ना। कैरनॉट इंजन इफिशियंसी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, हाँ, तो इफिशियंसी फार्मूला क्या हो जाता है, अब यहाँ पे ये पूछ रखा है। तो इफिशियंसी फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा ईटा ऐसे बनता है, और W/Q फार्मूला हाई है बाबू, ठीक है ना। यूनिट भी लिखना होगा तो यूनिट भी लिख लेना कि ये वर्क है, वर्क का जूल होता है, और हीट के ये केल्विन होगा, ठीक है ना। ये होता है ना, ध्यान रखिएगा, घबराएगा तो आप लोग ध्यान दीजिए। नहीं, ये क्यू है ना, क्यू, क्यू यानी कि जूल। इफिशियंसी के कौन यूनिट नहीं होता है इफिशियंसी, क्योंकि वर्क का जूल और इसका भी जूल काट दो। हाँ, इफिशियंसी का क्षमता का यहाँ पे इफिशियंसी फार्मूला तो W/Q हो गया, लेकिन इसकी यूनिट नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका और भी फॉर्मूले हैं, इसका और भी फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, आप बता सकते हैं तो, अगर पता होगा तो, ठीक है ना। तो ऐसे पता होगा, ईटा बराबर 1 माइनस सिंक अपॉन सोर्स। सिंक अपॉन सोर्स आप लोगों को याद होगा। हाँ, यहाँ सॉरी एक चीज, यहाँ पे ये इक्वल टेम्परेचर अपॉन सोर्स का फॉर्मूला है ना, तो क्लियर रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंट्रोपी रिप्रेजेंट, एंट्रोपी जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी मतलब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सेकंड का देखिए इसको आप देखिए, डिसऑर्डर और रैंडमनेस, रैंडमनेस और
इसको डिसऑर्डर कौन बताता है, रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है किसको, रैंडमनेस को और डिसऑर्डर को, है ना, एनर्जी को नहीं करता है, हीट को भी नहीं और प्रेशर को भी नहीं करता है रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो चलो भैया नेक्स्ट आगे देख लो क्वेश्चन क्या है, एंट्रोपी यूनिट, है ना, एंट्रोपी का जो यूनिट यहाँ पे पूछा कि एंट्रोपी का जो यूनिट का वो क्या हो जाएगा, तो एंट्रोपी का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, एंट्रोपी का डेल एस बराबर क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। जब हमको फॉर्मूला याद है तो हम इससे यूनिट क्यों ना बना लें, तो यूनिट क्यू का, क्यू बाबू क्यू जो है कि हीट हो गया और टी टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन जो इसकी यूनिट हो जाएगी, जो है फॉर्मूला एंट्रोपी का क्या हो जाएगा, एंट्रोपी डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, है ना, इस तरीके से फॉर्मूला भी हो जाएगा, ये भी याद रख लेना, नोट करते रहिएगा आप लोग, नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में पूछे गए, तो बिल्कुल हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके क्या होते हैं, कभी ना कभी एग्जामों में पूछे। हीट इंजन कन्वर्ट, हीट इंजन का कन्वर्ट करता है भाई, तो हीट इंजन तो हीट टू वर्क में कन्वर्ट कर लेता है, क्या वर्क टू हीट, ऑप्शन दिया है हीट टू कन्वर्ट वर्क, वर्क टू हीट, एनर्जी टू मास और मास टू एनर्जी, या तो ऑप्शन भी देख लिया होगा आप लोगों ने, जवाब इसका दे सकते हैं आप, कह रहा है कि हीट इंजन जो है कन्वर्ट क्या करता है, तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का काम किसका है, हीट इंजन का है, आप देख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन, देखिए रेफ्रिजरेटर वर्क करता है कैसे, एकदम हीट इंजन से अपोजिट, है ना, कैसे हीट इंजन से अपोजिट काम करता है भाई, देखो ये कह रहा है रिवर्स हीट इंजन, यस बिल्कुल विपरीत काम करता है, ये रिवर्स विपरीत काम करता है, इसके विपरीत हीट इंजन के, इंजन क्या करता है, हीट इंजन तो आप लोग अभी देखा ना कि हीट कन्वर्ट किससे कर रहा था, हीट टू वर्क को कन्वर्ट कर रहा था, है ना, तो इसका रेफ्रिजरेटर वर्क जो होता है ना वो रिवर्स हीट इंजन का काम करता है ना। तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन देख लेंगे क्या है, ऑप्शन ए रिवर्स हीट इंजन। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, सीओपी, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मींस, सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको बोलते हैं, सीओपी को क्या हम बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बोलते हैं सीओपी, है ना, वो का मींस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, पूछ रखा है ना कि सीओपी का फुल फॉर्म आप सब बोल सकते हैं, या ये कह रहे रेफ्रिजरेटर में, जो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज है ना, फ्रिज, फ्रिज में किसको रिप्रेजेंट कराता है, या मीन क्या है इसका, सीओपी का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, चल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन परफॉर्मेंस है, इसका फॉर्मूला भी होता है, याद भी रखिएगा, क्या होता है, क्यू बाई डब्ल्यू, है ना, क्यू बाई डब्ल्यू, याद रखिएगा, कोएफिशिएंट है तो इसका यूनिट नहीं होगा, यस यहाँ पे आ चुका है कि सीओपी फॉर्मूला क्या होगा, तो क्यू अपॉन डब्ल्यू, अभी हमने बताया था, टू, यानी कि देखो अब सीओपी यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया है तो यहाँ पे इसकी यूनिट नहीं होगी, टू क्यू, क्यू की हीट है, हीट जो होगा हीट अपॉन वर्क, अच्छा हीट जो होगा जूल होगा, वर्क का भी जूल होगा, तो कोई यूनिट का नाम होगा, फॉर्मूला होगा क्यू बाई डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट जवाब देखो दूसरा, और हमको हर क्वेश्चन में भाई यही दिख रहा है, यही जो है ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल कोई भी रहे, ए रहे, ऑप्शन बी रहे, सी रहे, डी रहे, हमें सिखा लेते ना, हमें तो क्वेश्चन समझना है, जानना है कि हीट फ्लो फ्रॉम, हीट कैसे फ्लो होता है भाई, तो हीट कैसे फ्लो होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सही होता है क्या, या लोअर टेम्परेचर टू हायर, हीट ऐसे होता है, हीट पहले हीट क्या होता है, गर्म होता है, यानी हायर टेम्परेचर रहेगा और धीरे धीरे लो टेम्परेचर में चला जाएगा, और लोअर टेम्परेचर टू हायर इक्वल टेम्परेचर टू रैंडम, तो यहाँ इसका जवाब दे देंगे हम लोग जल्दी से, क्या होता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा होगा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखिए हीट फ्लो फ्रॉम, ये क्या बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें जो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
क्या हो जाएगा, हीट फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन लेंगे। चलिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अरे भाई तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताओ भाई कहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में हमको लेना होता, देखिए फॉर्मूला होता क्या, केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। अब ये होता है हमारा, तो 0 डिग्री सेल्सियस हम क्या करेंगे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस, अब हमसे पूछ क्या केल्विन की बात करना, ठीक है ना, केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पूछा, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ये तो फॉर्मूला है 273, केल्विन ऐड कर दीजिएगा हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस आएगा, डिग्री सेल्सियस में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 273, फॉर्मूला चेंज करिए, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 करिए, ठीक है ना, तब पता चलेगा माइनस 273, ऐसे 273 ये पूछेगा अगर डिग्री सेल्सियस के, तब की आप लोग ये बताएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। केल्विन में होगा 0 डिग्री केल्विन, और इसका आंसर ऐसे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, केल्विन रिलेशन। देखिए केल्विन रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले, ये केल्विन रिलेशन होता है K इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये है हमारा केल्विन रिलेशन, ये इसको बोलते हैं हम लोग केल्विन रिलेशन बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। केल्विन रिलेशन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट यूनिट, तो स्पेसिफिक हीट यूनिट हम रखे हैं इसमें, भैया इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि स्पेसिफिक हीट यूनिट आप बताइए, तो स्पेसिफिक यूनिट क्या हो जाएगा वो आप बताएंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के काम नहीं होगा यूनिट वगैरह में। T बराबर क्या होता है, Q बाई एम डेल टी। Q क्या है भैया, हमारा हीट है, हीट का यूनिट जूल होता है, मास की यूनिट केजी हो जाएगा, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन हो जाएगा। तो हमारा यूनिट बनना चाहिए जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन, जूल वर्क का यूनिट है, ठीक है ना, और डब्लू ये तो वर्क को लिखा है, पास्कल जो प्रेशर का यूनिट है, क्या यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, ठीक है ना, क्लियर होगा। नेक्स्ट देख क्या है भाई हमारा, यस, अब पीछे के क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है मैंने, एक फॉर्मूला लिखा था, इफ P1 V1 इक्वल P2 V2 लॉ इज, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, पहले तो आप करिए उसके बाद हमको बताइएगा, फिर मैं देखना चाहूंगा इसका आप लोग जवाब क्या दें, है ना। बायल लॉ में हमने पढ़ाया था कि बायल्स लॉ में यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट बताया था, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मैंने बता रखा था, तो आप उसमें बताएंगे कि बायल लॉ में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। शुरू में क्लास स्टार्ट हुआ वहीं पे बताया गया था, तो यहाँ पे तो टी लिखेंगे तो पी बराबर कांस्टेंट T1 V1 अपॉन T1, ठीक है ना, क्योंकि P जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के हो जाता है, V के हो जाता है बायल में, चार्ल्स वाले में तो डायरेक्टली होता है, एवोगाड्रो में डायरेक्टली, और ग्राहम में भी डायरेक्टली, लेकिन कौन डायरेक्टली होता है ये मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आगे आएगा, क्योंकि बताया जा चुका है। यस, V बाई टी कॉन्स्टेंट लॉ, देखिए V बाई टी कह रहा है यहाँ पे बराबर कांस्टेंट लॉ, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, पहले तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, फार्मूला इसका V1 बाई T1 अभी थोड़ी देर पहले बताया थे, तो आप जवाब हमको देंगे पहले आप लोग, V1 बाई T1 क्या चार्ल्स लॉ है, बायल्स लॉ है, ग्राहम लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है, इसका जल्दी से आप सब जवाब हमें देंगे, है ना, देख लेते हैं जवाब आप सब किसका दे दे रहे हैं, और जो बच्चे जवाब दे देगा बात लगेगी हम जवाब दे दे रहा है ना, तो आप सब पढ़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
ये v बाई टी कॉन्स्टेंट बाई टी है, तो जल्दी से बताइए। अरे इतना समय कैसे लग गया? चार्ल्स लॉ यार, चार्ल्स नियम, चार्ल्स नियम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यस, पी बाई टी, अभी बायल था बताया आपने, चार्ल्स बताया आपने, अब गे लुसेक और बायल ग्राहम दोनों में पी बाई टी है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी बाई टी बराबर कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे, T1 अपॉन T1 इक्वल P2 अपॉन T2। कौन है भैया? के लुसेक है क्या ग्राहम है? जल्दी से बताओ भैया। तो आप जवाब दे देंगे कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ये डायरेक्टली होगा, इनवर्सली नहीं होगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, गे लुसेक लॉ, यानी गे लुसेक का नियम, ठीक है ना? इसमें करेक्ट हो जाएगा गे लुसेक। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन फार्मूला। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फार्मूला, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आर जो होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एम के। एम क्या है? मोलर मास है और डेंसिटी, क्लियर है? यहां पे लिखेंगे R1 बाई R2, यहां पे बन जाएगा क्या किसके भैया? तो यहाँ पे M2 बाई M1 जो कि करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट है? M2 बाई M1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो आइडियल गैस कांस्टेंट की बात यहां पे किया गया कि आइडियल गैस कांस्टेंट सिंबल, तो आपको पढ़े होंगे कि आइडियल यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। के क्या होता है? के को क्या बोलते हैं? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, जैसे के भी लिखा होता है वो क्या होता है हमारा? यहाँ पे के हो जाएगा, पी को बोलते प्रेशर बोलेंगे, और वी क्या होता है? वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आर हो जाएगा, आइडियल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि पहला ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट कौन है भैया? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल गैस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम सा है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। कह रहे कि आइडियल गैस इक्वेशन कंटेन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा होगा ना, वंडरवाल का नाम सुना होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है ना? तो जिसमें कह रहा कि इसमें कौन से कंटेन होते हैं, कंटेन्स करते हैं, तो पी बिल्कुल है, पी फॉर प्रेशर, यहाँ पे वी क्या है? वी वॉल्यूम, और टी फॉर टेम्परेचर यहाँ पे हो गया, और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एन हो गए, और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर, तो पीवी बराबर एनआरटी आप लोग निकालिए, ऐसे पीवी बराबर एनआरटी, यहां पे आर बताना है तो पीवी बाई एनटी, तो पीवी बाई एनटी, तो पीवी बाई एनटी हो गया। तो इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। चलिए तो यहां पे देखेंगे हमारा आर बराबर पीवी बाई आर क्या हो गया? एनटी हो गया। आर क्या हो गया? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, जो आर के यूनिट हो जाएगी। आर यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारा लेते हैं मॉलिक्यूलर मोशन थ्योरी, मॉलिक्यूलर मोशन थ्योरी गिवन बाय, तो किस भाई? काइनेटिक थ्योरी। हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स। तो मॉलिक्यूलर मोशन जो है थ्योरी गिवन है काइनेटिक थ्योरी, न्यूटन लॉ नहीं होगा, मैक्सवेल लॉ नहीं, हुक्स लॉ भी करेक्ट नहीं, ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है?
गैस मॉलिक्यूल, यस ये रेंडमली होता है, मूव कहाँ करता है, गैस जो है मॉलिक्यूल जो होता है मूव रेंडमली हो जाता है, ठीक है ना, रेंडमली आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, इसका जवाब आप लोगों को पता होगा रेंडमली, और जवाब आप देंगे, ठीक है ना। चलिए रेंडमली जवाब आ चुका होगा, यानी कि रैंडम मोशन, ठीक है ना, रेंडमली मतलब क्या होगा, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस प्रेशर कॉज बाई, देखिए गैस प्रेशर कॉज बाई, गैस प्रेशर कॉज मतलब किसके कारण होता है भाई, तो कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या होता है मॉलिक्यूल्स का जो है कॉलिजन मतलब टक्कर होगा जब, तब क्या होगा, गैस प्रेशर कॉज होगा, है ना, गैस प्रेशर कॉज कब होगा, जब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन होगा, कॉलिजन मतलब टकराव होगा, तब हो जाएगा, ये सब तो नहीं है। चलो भैया नेक्स्ट जो है क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो थैंक्स दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाती है, कल मिलेंगे हम और नए कुछ क्वेश्चनों के साथ, और आज के लिए टाटा बाय बाय। आज का क्या था हमारा टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा क्या पढ़े थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, इस ये हम लोगों ने इस टॉपिक पे एमसीक्यू का किया है। और आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय टाटा।